हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलस विद संजीव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, फिजिक्स 12th महाराष्ट्र बोर्ड। हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीजें पढ़ी। आज हम उसके आगे वाली चीजें देखने वाले हैं। जैसे कि आज का जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब अगर हम एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं बट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे अभी हमने जो मूवमेंट देखा, यूसीएम की बात की हमने। ठीक है, या हमने एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे भी सर्कुलर मोशन देखा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अगर है तो फिर हम वहां पे जो है कि यूसीएम पढ़ रहे थे। बट अगर मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं बट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, ऊपर या नीचे, ऊपर और नीचे गोल गोल घूम के ऐसे ही हम आ रहे हैं, ऊपर या नीचे, तो ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इस चीज में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये इंटरेस्टिंग है। हमने यहाँ पे एक ऐसा कुछ एफबीडी बनाया हुआ है हर एक पोजीशन पे, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक तो फ्रॉम द सेंटर एक एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वो स्ट्रिंग का मास नहीं है ना। फिर मासलेस स्ट्रिंग बोला गया है, इन एक्सटेंसिबल मतलब उसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकता, है ना। और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। और इसके बाद अपने पास एक पॉइंट मास का बॉब है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो मास, ये मास ही हम घुमाने वाले हैं वर्टिकल। ये स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो फ्रॉम द सेंटर कोई लेट से यहाँ पे इस स्ट्रिंग को पकड़ा होगा और यहाँ पे टाइड है एक मास, पॉइंट मास, जिसको हम बॉब बोल रहे हैं। सो इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होने वाला, कुछ ऐसे डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये फिर नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। ऐसे हिसाब में आगे और क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी स्पीड कम होती है। और अगर स्पीड कम होती है तो हम उसे फिर बोल सकते हैं कि वो एक निगेटिव एक्सेलरेशन है, या ऐसे बोल सकते हो रिटार्डेशन है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रिटार्डेशन कर रहा है तो वहां पे आप ये चीज लिख सकते हो कि रिटार्ड्स। ठीक है, उसके बाद जब वो टॉप मोस्ट पोजिशन पहुंचने के बाद, तब वो जब नीचे की ओर आएगा, तब धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते फिर वो बी वाले पॉइंट तक आएगा। और जब भी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है तो हम वहां पे क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, या वहां पे हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेट्स। ठीक है, सिंपल सा कि भाई एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेट यहाँ पे यूज किया, बिकॉज द ऑब्जेक्ट विल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद ये हमें ऐसे कुछ घुमाना है और यहाँ पे बहुत सारी जो फोर्सेस है वो हम देखेंगे हर एक पॉइंट पे। पार्ट बाय पार्ट देखते हैं कैसे क्या करना है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हर एक पोजीशन पे, बॉब के हर एक पोजीशन पे हम ये चार पोजीशन देखने वाले हैं। कौन कौन से चार पोजीशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ए, बी, सी और डी। सबसे ऊपर की जो पोजीशन है ए, सबसे नीचे वाली पोजीशन है बी, और मिडवे पोजीशन, बीच की जो पोजीशन है वो सी और डी है। तो हर एक पोजीशन पे आप देखोगे तो दो फोर्स तो लग ही रहे हैं। कौन से दो फोर्स होंगे ये, एक तो वेट, बॉब का वेट हमेशा रहता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप कोई भी पोजीशन ले लो, ए बी सी या डी, आप देखोगे एम जी हमेशा दिखेगा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर। ये भी नीचे की ओर। ठीक है, सो एम जी यानी कि वेट बताने का एक आसान तरीका है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप उसे शो करो। फिर टेंशन की बात करें, टेंशन क्या होता है, वो जो खिंचाव है स्ट्रिंग में। जब मैं रस्सी में ये बॉब को बांध के घुमा रहा हूं तो हमेशा स्ट्रिंग पे खिंचाव होता है, और उस खिंचाव के, उस टेंशन के कारण ही ये बंधा हुआ है। और अगर ये टूट जाए रस्सी तो ये खिंचाव खत्म होगा और ये फिर निकल जाएगा। ये फिर और सर्कुलर मोशन में नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, सो टेंशन वाला अगर फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन आप सोचो कहाँ की ओर लग रही है। मैं यहाँ पे शो ही कर रहा हूं कि ये लगती है टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, अगर स्ट्रिंग है तो टूवर्ड द सेंटर
टेंशन हमेशा लगता है। तो अगर मैं ए पोजीशन की बात करूं, ठीक है, तो ए पोजीशन में आप देखोगे रस्सी कुछ ऐसी बंधी हुई होगी। डायरेक्शन क्या होगा टेंशन का? ये डायरेक्शन होगा नीचे की ओर, ठीक है। अगर मैं यहां से बांध के देखूं डी वाली पोजीशन के लिए, तो टेंशन यहाँ, क्योंकि हमें जाना है कहाँ पे, सेंटर की तरफ जाना है। यहाँ भी आप देखोगे सेंटर की तरफ पॉइंट आउट है, यहाँ भी पॉइंटेड है टुवर्ड्स द सेंटर। सो ये दो फोर्स आपको हर एक पोजीशन में दिखाई देंगे। इसके बाद सबसे पहले अगर मैं अपर मोस्ट पोजीशन की बात करूं, अपर मोस्ट पोजीशन मतलब सबसे ऊपर वाला पोजीशन है ए। अब ए वाले पे आप देखो कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं। नॉर्मल सी बात है वो दोनों ही दिखेंगे। कौन कौन से? एक तो वेट आपको दिखेगा, वेट कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और टेंशन लग रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है। ये दो कंसेप्ट तो समझ के रखो हमेशा कि वेट हमेशा नीचे की ओर लगेगा डाउनवर्ड, कोई पॉइंट रहे हमेशा एमजी आपको नीचे मिलेगा। और टेंशन कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब ये चीज होने के बाद क्या हो रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो जा रही है। एमजी और टीए, टीए मतलब ए वाले पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड सेंटर, दोनों ही फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? सेम है, सेम है, ठीक है। और आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों ही फोर्स लग रहे हैं कहाँ पे? सेंटर की तरफ। तो ये चीज बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बॉब को, तभी वो बॉब गोल गोल घूम पा रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भी हैं। और सेंट्रिपिटल फोर्स खुद कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो एक नहीं है, वही दोनों को मिलाकर बनेगा। तो हम क्या करेंगे? हम टीए और एमजी को ऐड कर लेंगे पहले तो, और एक किसके बराबर आ जाएगा? सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रिपिटल फोर्स का? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ए वाले पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी लेट से वी ए मान लेते हैं, सो फॉर्मूला बनेगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये हम मार्क कर लेंगे, फिर हमारी जो रहेगी ये फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद फॉर द मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट पे ए वाले पॉइंट पे बात करूं, तो अगर मिनिमम पॉसिबल स्पीड देखें, मिनिमम पॉसिबल स्पीड क्या होगी कि ये जो स्पीड होगी, इस स्पीड पे आप देखोगे कि अगर इससे कम अगर मैं स्पीड कर दूं, तो फिर मेरा ऑब्जेक्ट और सर्कुलर मोशन में नहीं रह पाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा बॉब है और मैंने अगर कुछ मिनिमम स्पीड, सबसे कम से कम स्पीड जो हो सकती है जिस स्पीड में वो गोल गोल घूमे, वो स्पीड से भी अगर कम स्पीड मैंने दी इसको, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो ना करके ये बेंड हो जाएगा, और जो खिंचाव था, जो टेंशन था स्ट्रिंग का, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको मिनिमम वेलोसिटी देखनी है ए वाली पोजीशन पे। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं? अब ए वाली पोजीशन की बात करेंगे, तो आप यही मानो कि अगर मिनिमम वेलोसिटी मान लेते हैं कि कुछ 5 मीटर पर सेकेंड थी, मिनिमम वेलोसिटी लेट से 5 मीटर पर सेकेंड थी, और आपने जस्ट इसको, अगर मैंने थोड़ा सा भी कम कर दिया, तो फिर वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। मान लो मैंने कुछ 4.9 कर दिया इसे, तो सर्कुलर मोशन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। वही चीज अगर वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, मतलब जो खिंचाव है, जो टेंशन है स्ट्रिंग में, वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। मतलब जो टेंशन होगा टीए, वो कितना हो जाएगा? जीरो। कितने वेलोसिटी पे? 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे खुद ही बताओ, मैं मिनिमम वेलोसिटी 5 लेके चल रहा हूं, और 4.9 थोड़ा कम करने पे अगर टेंशन जीरो हो जा रहा है, तो थोड़ा सा अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूं और 5 करता हूं, तो टेंशन फिर थोड़ा बढ़ सकता है, जीरो से थोड़ा बढ़ जाएगा, शायद 0.01 हो जाए। इंक्रीमेंट होगा, बट बहुत कम होगा। और आप इस केस में, मिनिमम वेलोसिटी वाले केस में, आप क्या बोल सकते हो कि इस केस में ए वाले पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पोजिशन पे, टेंशन क्या रहेगा? इट विल बी क्लोज टू जीरो, और वी कैन एज्यूम इट एज जीरो। सो टीए को हमने जीरो मान लिया। क्या करेंगे इसका? आप ये फर्स्ट इक्वेशन में टीए की जगह पे जीरो पुट करो। सो यहाँ पे mg बचेगा इज इक्वल टू, ये अपना जीरो हो चुका है, और राइट साइड में क्या बचेगा? एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर।
हम एम और एन कैंसिल कर सकते हैं, आर वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, आर जी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, वी ए स्क्वायर। फिर स्क्वायर आप शिफ्ट कर सकते हो तो क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। वही यहाँ पे लिखा है वी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए वाले पॉइंट पे हम मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम पॉसिबल स्पीड निकाल रहे थे। सो वी ए के साथ एम आई एन लिख दो, एम आई एन स्टैंड फॉर मिनिमम। मतलब अगर मैं पूछूं आपको कि टॉप मोस्ट अपर मोस्ट पोजीशन पे क्या होगी मिनिमम वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में रहने के लिए, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ आर जी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ए वाले पॉइंट यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन की बात हो गई। नेक्स्ट है लोअर मोस्ट पोजीशन बी। लोअर मोस्ट पोजीशन दिख रहा है सबको यहां पे, सबसे नीचे वाला पोजीशन, सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन है बी। अब बी वाले पॉइंट पे भी आप सेम फोर्सेस देखो कहां कहां कौन कौन से लग रहे हैं। सो यहां पे आप देखोगे, एक तो मैं अगर वेट की बात करूं तो ये लगेगा टूवर्ड्स या डाउनवर्ड्स जो भी है, नीचे की ओर एमजी दिख रहा है आपको। और अगर मैं यहां से सेंटर के डायरेक्शन पूछूं आपसे तो आप बोलो कि सेंटर तो है ऊपर की ओर, तो टेंशन लग रहा होगा ऊपर की ओर। ठीक है, एक और चीज आप ऐसे समझ के चल सकते हो कि यहां पे जो आपका टेंशन होगा लोअर मोस्ट पोजीशन पे, वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। बी वाले पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। कैसे बोल रहा हूं मैं, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को बांध के घुमाऊं तो क्या होता है, जब हम घुमाते हैं तो जब वो ऊपर की ओर जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती, कम हो जाती है। और अगर बहुत ही कम स्पीड हो जाए तो हो सकता है कि वो रस्सी जो है कि उसमें जो खिंचाव है वो खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए और बेंड हो जाए, मोशन खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब एक हिसाब से मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मैं घुमाता हूं गोल गोल वर्टिकली, तो ऊपर की ओर जब ऑब्जेक्ट जाता है तो मुझे इतना फोर्स महसूस नहीं होता, हल्का लगता है। और जैसे वो नीचे की ओर आएगा तो मुझे बहुत घिंचाव सा लगेगा, मुझे थोड़ा भारी सा लगेगा। फिर ऊपर आएगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, नीचे आएगा तो भारी लगेगा। नीचे भारी क्यों लग रहा है, वेट तो ऊपर भी है, वेट नीचे भी है। नीचे मुझे भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे टेंशन ज्यादा, यहाँ पे घिंचाव ज्यादा है, उस रस्सी में उस स्ट्रिंग में घिंचाव ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे टीबी क्या रहेगा, मैक्स में। कोई भी फोर्स रहेगा सबसे ज्यादा आपको टीबी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस वाले पॉइंट। और आप यहाँ पे अगर कंपेयर भी करते हो, सो टीबी और एमजी, सो ये दो फोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, टीबी लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर और एमजी लग रहा है डाउनवर्ड्स। ये दोनों में कंपेयर करोगे तो भी आपको टीबी बड़ा मिलेगा। ये रीजन था जो मैंने आपको बताया। अब क्या है, बट मुझे तो पता है कि यार ये अगर यही होता ना, बस अगर यही होने को होता, अगर टीबी ज्यादा होता एमजी कम होता, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ना टीबी की तरफ ही चला जाता और ये मोशन होना बंद हो जाता। बट क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब यहां पे चीजें ग्रेटर देन या लेस देन ही होनी चाहिए, यहां पे होनी चाहिए इज इक्वल टू। मुझे अगर यहां पे इज इक्वल टू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अगर इज इक्वल टू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोच के देख। अगर मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू करना है, जैसे मान लो mg छोटा है टीबी से, तो mg में अगर मैं कुछ ऐड कर दूंगा, जैसे कि अगर ऐसा मैं कुछ लिख रहा हूं कि 8 छोटा है 10 से, अगर मैं 8 में कुछ ऐड कर दूं, लेट्स से 2 ऐड कर लूं, तो वो बराबर हो जाएगा 10 के, है कि नहीं। वैसे ही mg छोटा है टीबी से, तो mg में मैं कुछ अगर ऐड करूंगा तो टीबी के बराबर होगा, बट वो चीज जेन्युइन होनी चाहिए। क्या ऐड करूं मैं यहाँ पे, कोई और फोर्स है क्या जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल एक और फोर्स है। अगर मैं mg के डायरेक्शन में देखूं तो एक फोर्स आपको मिलेगा जिसको आप बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वैल्यू उसकी क्या होती है, सेम होती है एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन आर। बी वाले पॉइंट पर तो यहाँ पे बी डाल, तो यहां पे आप लिखोगे एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, mg को यहां भेजो
तो एम जी यहाँ का प्लस है, यहाँ के माइनस होगा, सो टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन, यही मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना है, हर एक पॉइंट में क्या लॉजिक लगा के चल रहा है कि इक्वेशन बने, तो ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखें। अब जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरा बॉब आया तो क्या हुआ होगा। देखो मैंने क्या बोला था कि ए पॉइंट पे मेरा ऑब्जेक्ट काफी स्लो हो गया था, स्लो हो ही जाता है, घुमाया स्लो होता है, फिर नीचे फास्ट होता है, फिर स्लो होता है, फिर फास्ट, क्योंकि देखो मैंने पहले बोला था कि ऊपर जाते जाते क्या होगा, रिटार्ड करेगा, मतलब रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होगी। तो अगर यहां पे स्पीड या वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज इसके फॉर्मूले में वी भी आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, बट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड ये बढ़ रही होगी ना, पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, फिर बढ़ रहा है, तो हाइट भी यहाँ पे बढ़ रही है, और अगर हाइट बढ़ रही है तो एज पर द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एमजीएच, अगर एच बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ए वाले पॉइंट पे भले ही काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हमने नाइन्थ में पढ़ी होगी, पहले पढ़ी होगी कि अगर एक एनर्जी कम होती है दूसरी एनर्जी यहाँ पे बढ़ती है, बिकॉज टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। और वैसे जैसे सब नीचे आएगा तैसे तैसे क्या होगा, जो चीज कम है क्या दिख रही है, कम काइनेटिक एनर्जी, नीचे आते आते स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। और क्योंकि इस वाले पॉइंट में आते आते हाइट काफी कम हो गई होगी फ्रॉम द ग्राउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ऊपर से नीचे आते आते पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, अब है कम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैं बोलूंगा द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और घटती हुई पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई तब, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि पोटेंशियल कम हुआ तो काइनेटिक बढ़ा, कम हो तो पोटेंशियल एनर्जी ने कन्वर्ट किया है काइनेटिक को, और काइनेटिक को क्या किया, उसने बढ़ाया, इस कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे आगे क्या बात कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेता हूं, मान लेता हूं ये जो सर्कल है ऑलरेडी एच हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, और अगर मैं ए का हाइट देखूं यहां तक, तो देखो ये पूरा सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हमने आर माना है, तो डायमीटर विल बी 2r। और अगर ए वाले पॉइंट में आप अगर निकालते हो, ए वाले पॉइंट में निकालते हो बॉब का पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच। सो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, यहाँ पे हाइट बताओ मुझे, कितना हाइट है टोटल, ग्राउंड और इसका पूरा मिला के 2r प्लस एच, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी किसका, ए वाले पॉइंट का। ठीक है, ए वाले पॉइंट का ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब बी वाले पॉइंट की अगर बात करें सेम फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब बी वाले पॉइंट के लिए आप लोग हाइट देखो, बी वाले पॉइंट के लिए हाइट क्या है, ग्राउंड से स्मॉल एच है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी बी वाले पॉइंट में। हमें पता है घट रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो ए वाले पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें आप माइनस कर दो बी वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको चेंज मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो अगर मैं माइनस करता हूं बड़े वाले में छोटी वैल्यू, हम यहाँ पे एनजी कॉमन निकाल सकते हैं, और ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, 2r प्लस एच माइनस एच, एच एन एच कैंसिल, क्या बचा, एम जी टू। तो एम जी टू आर क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही लिखा है यहाँ पे, हमने वही बोला था डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, हाँ किया। और यही डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक में, मतलब जो घटती हुई पोटेंशियल एनर्जी है उसके कारण ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी वहां ज्यादा होगा जहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो। ए पॉइंट में मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे स्पीड कम हो रहा है, और बी पॉइंट में स्पीड ज्यादा रहेगा। सो बी वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो यहाँ का आप निकाल लो पहले। सो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर,
बी पॉइंट पे तो यहाँ पे वी बी हो जाएगा, और ए पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बट ए पॉइंट पे तो वी ए करके स्क्वायर करो। और जब हम चेंज निकालेंगे भाई कितना बढ़ रहा है, तो आपको ज्यादा में से कम माइनस करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। बड़ी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी बी स्क्वायर, इनमें माइनस कर दो आप हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, फिर आगे हम कॉमन निकाल सकते हैं चीजों को, जैसे यहाँ पे आप हाफ कॉमन निकाल लो, एम कॉमन निकालो, इन ब्रैकेट क्या बचेगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। यहाँ लेफ्ट साइड में भी एम है, राइट साइड में भी एम है, तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा। टू को आप वहां भेजो तो टू टू सा क्या हो जाएगा, फोर, साथ में यहाँ पे आर है और यहाँ पे जी भी, और राइट साइड में बस ये ब्रैकेट बचेगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, और वही चीज आपको फोर्थ इक्वेशन में दिखाई दे रही है। यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, वी बी स्क्वायर यहाँ रहने दो, माइनस वी ए स्क्वायर राइट साइड में करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे देख लो, वी बी स्क्वायर यहाँ रहने दिया, माइनस वी ए स्क्वायर राइट साइड में किया तो क्या हो गया, प्लस वी ए स्क्वायर, और ऑलरेडी वहां पे क्या है, प्लस फोर आर जी। वी ए, क्या वी ए की वैल्यू मुझे पता है, मैंने वी ए जस्ट निकाला था, वी ए मतलब ए वाले पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है वो कितना निकाला था हमने, याद होगा, अंडर रूट ऑफ आर जी। और अगर मैं अभी वी ए का स्क्वायर करूंगा तो ये जो रूट है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बचेगा, बस आर जी। इसकी जो वैल्यू रहेगी आर जी, और यहाँ पे ऑलरेडी है फोर आर जी, कितना मिल जाएगा, फाइव आर जी। और जब मैं यहाँ पे स्क्वायर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट। सो वी बी मिनिमम वेलोसिटी एट द पॉइंट बी कितना आ रहा है आपका, अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी। देखो दोनों ही पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी अलग है, मोशन में रहने के लिए ए वाले पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ आर जी, और बी वाले पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी। क्योंकि नीचे की तरफ आते आते स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाती है, तो ये मिनिमम वेलोसिटी में आपको दिखाई दे रही है कि स्पीड बढ़ चुकी है, यहाँ पे अंडर रूट में वन आर जी है और यहाँ पे अंडर रूट में फाइव आर जी है, तो दिख रहा है आपको नीचे आते आते स्पीड बढ़ रही है, यहाँ से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा मिडवे पोजीशन सी एंड डी। हमने अभी ए वाले पॉइंट पे और बी वाले पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकाली, अब आप देखोगे सी और डी वाले पॉइंट पे, यानी कि जो मिडवे पोजीशन है वहां पे क्या वेलोसिटी होगी, मिडवे पोजीशन। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो वही कंसेप्ट लगेगा जो उसके पहले हमने लगाया था, ए से बी आते वक्त जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बनी। सो लेट से पॉइंट सी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और मान लेते हैं कि ए वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट तक जब बॉब आ रहा था, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे घटेगी, कम होगी। मैं अगर वही सब बना लूं यहाँ पे कि ये हाइट मान लो ग्राउंड से एच है, फिर इतना जो हाइट है वो आर, और ये भी हाइट जो है वो आर है। ठीक है, बिकॉज ये रेडियस हो गया, इतना भी ऊपर वाला रेडियस हो गया। अगर मैं ए वाले पॉइंट पे निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या आ जाएगा, एम जी, एच क्या आ जाएगा, हाइट आएगा टू आर प्लस एच, जैसे पहला था टू आर प्लस एच माइनस, फिर इस पे सी वाले पॉइंट में निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी, सी वाले पॉइंट पे कितना आएगा, एम जी, और यहाँ पे हाइट कितना दिख रहा है आपको, आर प्लस एच, सो आर प्लस एच। भाई दोनों में हम क्या कर सकते हैं, फिर हम दोनों में एम जी कॉमन निकाल सकते हैं, एम जी कॉमन निकालेंगे तो टू आर प्लस एच माइनस आर, और ये प्लस भी हो जाएगा माइनस एच, एच माइनस एच दोनों कैंसिल, टू आर में आर गया तो क्या बचेगा, एम जी आर, वही चीज यहाँ पे लिखी है, एम जी आर। एम जी आर मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद वही डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ए टू सी में आते आते काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो निकाल लेते हैं। सी वाले पॉइंट में ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगा। पहले आप लिखोगे सी वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी,
तो सी वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे आप सी वाला पॉइंट का लिखोगे पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर ए वाले पॉइंट का आप लिखो सी, यहाँ पे ऐसा कुछ, फिर वही कॉमन निकाला, एम कैंसिल किया, टू वहां भेजा, सो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू टू जी आर या टू आर जी जो भी है। फिर माइनस वी ए स्क्वायर को वहां शिफ्ट करेंगे तो प्लस वी ए स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पे ऑलरेडी टू आर जी या टू जी आर। फिर हमने वी ए की बात की थी जस्ट कि अंडर रूट ऑफ आर जी होता है मिनिमम वाली वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ आर जी होती है, स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, सो ये बचेगा आपका आर जी प्लस टू आर जी। सो वी सी स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें, ये हमें मिलेगा थ्री आर जी, और हम यहाँ पे स्क्वायर शिफ्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं अंडर रूट। सो वी सी आपको मिल गया अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी विच इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द पॉइंट सी, या डी पे भी आप बोलोगे तो सेम मिलेगा, बिकॉज दोनों ही मिडवे है, आमने सामने वाली चीज है। एक चीज और समझने वाली है, जैसे कि हमने ए वाले पॉइंट में निकाला अंडर रूट ऑफ आर जी आया, बी वाले पॉइंट में हमने निकाला मिनिमम वेलोसिटी विच इज कम अप टू बी फाइव आर जी, और सी वाले या डी वाले या मिड वे पे कितना मिला हमें अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी। तो आपको दिखाई भी दे रही कि जैसे ऊपर से ए वाले पॉइंट से नीचे की ओर आया, तो धीरे धीरे आप देखोगे स्पीड इसकी बढ़ रही, मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। पहले अंडर रूट ऑफ आरजी था, फिर ये थ्री आरजी हो गया, और आखिरी में कितना मिला आपको फाइव आरजी। ठीक है, तो ये काफी जरूरी है, ये समझ में आना चाहिए, ये लॉजिकली आप इनको याद भी रखो एक्सप्रेशंस को, इक्वेशन कैसे हम निकाल रहे हैं, और ये जो फाइनल फॉर्मुलेज हैं के हिसाब से हर एक पॉइंट पे लोअर मोस्ट हो अपर मोस्ट हो या मिडवे हो, क्या होगी वहां पे मिनिमम वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टेंशंस। ठीक है, एक्सट्रीम टेंशंस मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम टेंशन मतलब ऐसा हो सकता है कि एक मैक्सिमम टेंशन और एक मिनिमम टेंशन का डिफरेंस। मैक्सिमम टेंशन कहां मिलेगा, लोअर मोस्ट पोजीशन पे, यानी कि बी वाले पॉइंट, क्योंकि नीचे मैंने बात की थी आपको कि खिंचाव ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन उसे मिलेगी, वहां पे टेंशन कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो हम यहाँ पे तो पहले ही करने वाले हैं कि मैं टीवी माइनस टी ए निकालूंगा, टीबी माइनस टी ए निकालूंगा, डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टेंशन। सो मुझे पता है, मैंने पहले भी निकाला, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन आपने देखी हुई है, मैं उसका यूज करूंगा, फोर्थ इक्वेशन का यूज करूंगा। फर्स्ट और थर्ड का इसलिए बिकॉज फर्स्ट वाले में टी ए है, मुझे चाहिए टी ए, थर्ड वाले में टीबी है, मुझे चाहिए टीबी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ निकाली हुई थी, मैंने इसको यूज की, इसको उठाया होगा मैंने, थर्ड वाली इक्वेशन को मैं यूज करने वाला हूँ, और जो एक और यहाँ पे इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो क्यों करेंगे पता लगेगा, फोर्थ वाली इक्वेशन जो हमने यहाँ पे जस्ट निकाली है। ठीक है, यहाँ इसका यूज भी करेंगे, कैसे देखते हैं। सो अगर मुझे ये दो इक्वेशन पता है और मुझे निकालना है टी बी माइनस टी ए, तो समझो टीबी कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, अगर टीबी में टी ए माइनस करना है मतलब मुझे पूरी इक्वेशन थर्ड को माइनस करना पड़ेगा, और इसमें किससे माइनस करना पड़ेगा, फर्स्ट से माइनस। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम थ्री, दोनों का एलएचएस माइनस करो, एलएचएस माइनस करो, सो ये टीबी माइनस एम जी में माइनस कर दोगे आप ये एम जी माइनस टी ए, और राइट साइड में क्या होगा, माइनस हो जाएगा एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम वी ए स्क्वायर अपॉन, तो यहां पे क्या बनेगा टीबी माइनस टी ए, और एम जी दो बार है माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा आपका माइनस टू एम जी। सो हम यहां लिखेंगे टी माइनस टी ए, और फिर ये चीज बच रही है माइनस टू एम जी इज इक्वल टू ये चीज। अब ये जो राइट साइड है इसमें क्या कॉमन आ सकता है, एम कॉमन आ सकता है, और देखोगे तो डिनोमिनेटर में आर भी कॉमन आ जाएगा, तो एम अपॉन आर कॉमन आ गया। अगर मैं एम अपॉन आर निकालू तो यहाँ पे बचेगा वी बी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा वी ए स्क्वायर, सो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ये आपका बचेगा ब्रैकेट। अब आपको फिर क्लिक होगा कि यार हमने तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर निकाला हो, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन से आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है फोर आर जी। तो मैं फिर लिखता हूं जो चीजें हैं टी बी माइनस टी ए
माइनस 2 mg इज इक्वल टू m अपॉन r, और ब्रैकेट की जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही है, 4rg के वैल्यू के बराबर आ रही है। मैं यहाँ से r और r कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, और माइनस 2 mg को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। सो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू माइनस 2 mg, यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 2 mg, और यहाँ पे ऑलरेडी है mg। सो 2 mg, और सॉरी यहाँ पे 4 mg है। सो 2 mg प्लस 4 mg हो जाएगा ये 6 mg। तो यही तो आ गया अपन, टीवी माइनस टी ए की वैल्यू 6 mg, ठीक है, 6 mg। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम टेंशन के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 mg आता है। बाकी इसका यूज करके आप कुछ और काम भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टीसी और टीए के बीच में, टेंशन्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा। आप जब ये देख पा रहे हो, ये थोड़ा लॉजिकली आप याद भी कर सकते हो कि टीबी जिसमें सबसे ज्यादा टेंशन होता है और टीए सबसे कम टेंशन होता है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, टीबी माइनस टीए 6 mg हमने निकाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टीसी माइनस टीए, टीसी माइनस टीए ये कितना है। अगर टीसी माइनस टीए की बात करें, जैसे कि आप देखोगे कि टीए और टीबी का जो डिफरेंस था वो 6 mg आया था। अब टीसी मिडवे है, बीच में आ रहा है, ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो टीसी और टीए का जो डिफरेंस होगा वो आएगा इसकी बीच की वैल्यू, ये आधी वैल्यू कितनी होगी, आधी इसकी 3 mg, वही है यहाँ पे। सो टीसी माइनस टीए बोलो या टीडी माइनस टीए बोलो, ये सब कितना मिलेगा आपको, 3 mg मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप खुद से भी कर सकते हो इक्वेशन यूज करके डेरिवेशन, बाकी लॉजिकली आप इसको याद रखो कि हम ये कैसे करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। सो ये हेडिंग का क्या मतलब है पता करेंगे। पहले इनर्शिया के बारे में थोड़ा रिकॉल करते हैं कि इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया मतलब कि ऐसी चीज जो कि चेंज को अपोज करे, ठीक है, चेंज को अपोज करे, चाहे वो कुछ भी हो। हमने जब भी न्यूटन के लॉज भी पढ़े तो वहां पे ये चीज की बात हुई थी कि एक ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहे। अगर वो रेस्ट में है तो चाहता है रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो चाहता है कि वो करते रहे अनटिल अनलेस एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसको लगता है। सो इनर्शिया मतलब जो कि चेंज को अपोज करे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एक ऐसा चेंज जो कि रोटेशनल नेचर का, एक ऐसा चेंज जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे चेंज को अपोज करने वाले को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ये वर्ड ही रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनर्शिया जैसे आपने पढ़ा है वही चीज को अगर मैं एक रोटेशनल टर्म में देखूं तो उसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो। बाकी आगे जो चीज बोली है एज एन एनालॉग क्वांटिटी ऑफ फॉर मास, इसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है, ठीक है। सो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, हम पहले ये निकाल लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। लेट्स से ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो सोचने वाली बात है। पहले तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक पार्टिकल, इसके अंदर आने वाला हर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, हर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। और हर एक पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, कोई ना कोई वेलोसिटी लेके बैठा है, तो हर एक पार्टिकल का अपना खुद का काइनेटिक एनर्जी होगा। और ऐसे हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ढूंढ लूंगा, ऐड कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि मुझे बताएगा कि यही काइनेटिक एनर्जी है इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की। सो हम
स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल लेट से एन मान लेते हैं, और लेट से मैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल लेके चल रहा हूँ m1 m2 mn मास वाले। पहले का मास है m1, दूसरे का m2 है, फिर कोई nth पार्टिकल, लास्ट पार्टिकल, उसको mn बोल लेते हैं। और इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो आपको दे दिया है। m1 का लेट्स आपको पता है r1 दूरी पे है, ये m2 वाला r2 दूरी पे है, और mn वाला rn दूरी पे। इसके बाद जैसे कि ये आपका जो रिजिड बॉडी है, जब ये रोटेट करेगा, गोल गोल घूमेगा अबाउट दिस एक्सिस, सो इसके सारे जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब एक यूसीएम करेंगे या एक सर्कुलर मोशन करेंगे। जैसे कि आप अगर इस पार्टिकल को देखते हो, ये वाले पार्टिकल इसका मास m2 है, ये भी एक सर्कुलर मोशन करेगा जब ये गोल पूरा घूमे। m1 वाला पार्टिकल भी पूरा एक सर्कुलर मोशन करेगा, ये m1 वाला पार्टिकल भी एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। भले आपको रिजिड बॉडी रोटेटिंग नेचर में दिख रहा है, बट हर एक पार्टिकल जो उसके ऊपर सवार है वो अबाउट द एक्सिस एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो हमने वही बोला कि एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑल दिस पार्टिकल्स परफॉर्म यूसी विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा। इनका एंगुलर स्पीड सेम होगा, जैसे कि आपने बोला था कि ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, तो ये एंगुलर स्पीड हर एक पार्टिकल का सेम होगा। जो पास में है, जो दूर है, हर एक पार्टिकल क्या होगा, ये सेम होगा। ये प्रूफ करने के लिए मैं बता देता हूं कैसे हो सकता है ये। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एक फैन का, लेट से, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे कुछ मार्किंग की, लेट से यहाँ पे, और यहाँ पे एक पार्टिकल की मार्किंग की, और आप क्या करो, फैन को घुमाओ। तो अगर मैं इस वाले पार्टिकल को फर्स्ट पार्टिकल बोल लेता हूँ, इस वाले को सेकंड बोल लेता हूँ। तो मैं अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करूं, पहले अगर मैं उसके लिए ओमेगा निकालूं, ओमेगा वन लेट से, तो फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा, क्या, एंगुलर वेलोसिटी का थीटा अपॉन टाइम। मान लो कि इसके पूरा एक चक्कर काटा, पूरा एक गोल घुमा, तो कितना एंगल बनाएगा ये, 2 पाई। और एक चक्कर काटने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं, उसके लिए हम ओमेगा निकालेंगे। अब देखो, मान लो ये भी एक गोल चक्कर काटा, तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई। बट इंपॉर्टेंट है कि टाइम कितना लगेगा। क्या टाइम उतना ही लगेगा जितना टाइम इसको लगा था गोल घूमने में? क्या इसको भी टाइम उतना ही लगेगा जितना टाइम इसको गोल घूमने में लगा था? बिल्कुल। अगर ये यहां से यहां आता है, तो ये भी यहां से कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अगर ये यहां से यहां आता है, ये भी यहां से कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और ये यहां से यहां आता है, तो ये भी यहां से कहां आ जाएगा, वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अगर ये छोटे वाले को टाइम लग रहा है, या जो कम दूरी पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पार्टिकल को जो टाइम लग रहा है, लेट्स से टी लग रहा है, तो दूर वाले पार्टिकल को टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा। तो देखो, दोनों के इक्वेशन के लिए राइट साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, सो ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। दोनों ही एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो इसलिए मैं हर एक पार्टिकल के लिए क्या बोल रहा हूं कि विद दी सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा। हर एक पार्टिकल जो इस रिजिड बॉडी पे है, इनका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम, बट डिफरेंट लीनियर स्पीड अलग होगा। अब आपको क्या लगेगा, आपको ना जब घूमते हुए दिखेगा ये, तो आपको ये, आप ऑब्जर्व कर लोगे कि जो पास में पार्टिकल है काफी धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है, और जो पार्टिकल दूर है वो काफी फटाफट घूम रहा है। ये आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप क्या करो, अपने फैन का जो ये रोटेटिंग बॉडी होता है ना, यहाँ पे बीचों बीच जो होता है, जहाँ पे मोटर होता है, यहाँ पे आप कुछ ना साइड में थोड़ी टेपिंग कर लो कहीं पे, और 2-4 नंबर या 3 नंबर पे आप चलाओ, 2 नंबर पे आप चला लो फैन। आप देखोगे तो आप इसको इजिली देख पाओगे, इस टेप को आराम से देख पाओगे घूमते हुए। अच्छा घूम रहा है, आपसे घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप वही स्पीड में ब्लेड को देखो, ब्लेड को देखो जो कि इस पार्टिकल से दूर है, ब्लेड को आप देखोगे तो आपको ऊपर एक बैंड दिखाई देगा,
आपने 10th में पढ़ा होगा, उसको हम बोलते थे परसिस्टेंस ऑफ विजन। कितना फास्ट वो घूम रहा है कि उसकी एक इमेज छप ही नहीं पा रही है आपके दिमाग में। आपको डिस्टिंक्ट तीनों ब्लेड नहीं दिखाई दे रहे, आपको पूरी बैंड दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज द स्पीड इज हायर, स्पीड ज्यादा है। कौन सी स्पीड ज्यादा होगी? ये लीनियर स्पीड ज्यादा होगी, जो कि टेंजेंशियल नेचर की होती है। ठीक है। तो अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे घूमता हुआ दिख रहा है, एक बहुत तेज तेज घूमता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे डिफरेंट क्या है? लीनियर स्पीड। अगर वो सेम बॉडी में सवार है तो देयर विल बी सेम एंगुलर स्पीड, जो कि मैंने ओमेगा की बात की आपसे। ठीक है। सो अगर सबका लीनियर स्पीड अलग है, जैसे कि मान लो फर्स्ट वाले मास का v1 है लीनियर स्पीड, फिर सेकंड वाले मास का स्पीड है v2, nth वाले पार्टिकल का मास है vn, तो मैं v निकाल लेता हूं। v निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास r ओमेगा, पढ़ा हुआ है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। क्या है ना, ओमेगा मुझे पता है कि हर एक पार्टिकल का सेम है, और जो चेंज हो रहा है v चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है आर के रिस्पेक्ट में। आर चेंज होगा तो वी चेंज होगा। अगर मैं आर वन की बात करूं तो वहां पे कुछ वी वन होगा। अगर मैं आर टू की बात करूं तो वहां पे वेलोसिटी वी टू होगा। अगर मैं आर थ्री की या आर एन की बात करूं तो पे वेलोसिटी आर एन होगा। बाकी ओमेगा हर जगह क्या है? सेम है। ठीक है, तो वही सब हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। फिर जब आप स्ट्रेट काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, जैसे कि मान लो आपने फर्स्ट पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल का आपने अगर निकाला काइनेटिक एनर्जी, सो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1 और वेलोसिटी हमने क्या मानी है? v1। सो वैसा कुछ नहीं। फिर आप क्या कर सकते हो? आपको पता है भाई v1 की तो वैल्यू हमने मानी हुई है r1 ओमेगा। r1 ओमेगा हम पुट कर सकते हैं v1 के जगह पे, तो v1 का अगर स्क्वायर हो रहा है तो r1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा 1 मत कर देना, ओमेगा ही रखा हमने। क्यों? बिकॉज सबके लिए ओमेगा सेम है। हम यहाँ पे आर वन आर टू आर एन या वी वन वी टू वी एन क्यों करें? बिकॉज हर एक की वेलोसिटी रेडियस सब अलग दिख रहे हैं आपको। सो हमने नाम भी सबको अलग अलग दिया है। जहां पे चीज सेम दिखेगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यू विल गेट द सेम सिंबल फॉर ऑल। ठीक है, लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें हमने क्या किया? अभी यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल का ये निकाल लिया हमने काइनेटिक एनर्जी। ऐसे और भी पार्टिकल्स है, सेकंड है। अगर फर्स्ट का ऐसा दिख रहा है आपको तो खुद समझ के देख सकते हो कि सेकंड वाले पार्टिकल का क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम टू आर टू का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये मिलेगा। मैंने जहां जहां वन वन था वहां पे क्या कर दिया? टू टू कर दिया बस। nth के लिए निकालोगे, जहां जहां वन वन है वहां पे एन एन कर दोगे, कुछ ऐसा। तो हम जब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, या मैं बोलूं पूरे ऑब्जेक्ट का निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक पार्टिकल, क्योंकि पूरा का पूरा मेरा बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और हर एक का मैं काइनेटिक एनर्जी अगर जोड़ूंगा तब जाके मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट। सो मैंने हर एक पहले पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, ऐसे करते करते लास्ट पार्टिकल का भी काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आगे क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप फिर कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आप देखो, हाफ हर एक टर्म में हाफ है, हाफ निकालो कॉमन। और ओमेगा स्क्वायर हर एक टर्म में कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर भी निकाले कॉमन। क्या बचेगा फिर? अगर हर एक टर्म में हाफ और ओमेगा स्क्वायर निकाल दिया गया तो क्या बचेगा? एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, लास्ट में एम एन आर एन का स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं? आगे हमें पता है कि हमने जो 11 सिलेबस में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअल में एक कंसेप्ट था और एक फॉर्मूला भी उसके लिए दिया गया था कि आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई का स्क्वायर। ये था फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, है ना। अगर एक पार्टिकल है तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर भी आप बोल सकते हो एक पार्टिकल के लिए। दो पार्टिकल है तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर। वैसे ही अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उनके आप ये सब वैल्यूज ऐड कर दोगे कि एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, ऐसे करते करते आखिरी वाला है उसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एन आर वन स्क्वायर।
सबको जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी और दिस ऑब्जेक्ट। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और कुछ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या क्या चीज चेंज हो रही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, n हो रहा है, यहाँ पे r के साथ भी 1 हो रहा है, 1 है, 2 है, फिर n है। सो यहाँ पे आप देखो जो चेंज हो रही है ना वैल्यू, वहां पे हम आई लिख लेते हैं, बिकॉज साथ में चेंज हो रही है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे m तो यहाँ पे भी। और समेशन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम पुट करते हैं लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू, सबसे लोअर वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, i इक्वल टू 1। और सबसे लास्ट वाले कौन सा दिख रही है आपको, n, ऊपर लिख दिया। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका है, और कुछ नहीं। बाकी मुझे बस इतना बताना था कि इसका मतलब होता है i, और यही चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ये पूरे ब्रैकेट का मतलब भी क्या होगा, i। अगर मैं यहाँ पे i पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हाफ आई ओमेगा, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसे आप ध्यान से देखो, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट जब घूम रहा है तब की काइनेटिक एनर्जी है ये। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे मूव करता है, स्ट्रेट मोशन में मूव करता है, तब के लिए फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो हाफ तो चलो कांस्टेंट है दोनों ही फॉर्मूलेज में। ओमेगा की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर भी है, वी और ओमेगा दोनों पड़ोसी हैं। वी वेलोसिटी है बट स्ट्रेट वाले मोशन में, ओमेगा वेलोसिटी है बट एंगुलर या रोटेशनल वाले मोशन में। तो दोनों वेलोसिटी तो हैं, बस अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में, तो दे आर एनालॉगस। वैसे ही यहाँ पे m दिया और यहाँ पे i दिया, तो मैं बोल सकता हूँ ना भाई m और i भी क्या होंगे, एनालॉगस होंगे। एनालॉगस मतलब सेम उनका हिसाब होगा, सेम काम होगा, बस दुनिया अलग है दोनों की, ठीक है। सो m और i दोनों भी एनालॉगस होंगे। सो इसलिए हमने बोला है कि I मतलब इनर्शिया, m मतलब मास, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। ये जो हेडिंग समझ में आ रही है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I, ये एनालॉगस है, किसके साथ एनालॉगस है, मास के साथ। मतलब जैसे आपको m दिखाई देता है, मास दिखाई देता है इन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग स्ट्रेट मोशन, वैसा ही आपको आई दिखाई देता है इन द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो दे आर एनालॉगस। तो ये डेरिवेशन ये कहता है एनालॉगस नेचर ऑफ आई एंड एम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। अब यहां पे क्या है देखो ध्यान से। हम यहां पे देखने वाले हैं कि एक रिंग के बारे में, सेम हेडिंग है बट रिंग के बारे में देखेंगे कि एक रिंग का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग मतलब बाउंड्री में आपको कोई हिस्सा दिखाई देगा उसका, पतला सा, इन बिटवीन कुछ नहीं होने वाला है, खोखली चीज होगी, हॉलो होगी, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं कैसे, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें समझना ही नहीं है आपको। मान लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे एक मास है m1, ये मास है m2, और ऐसे आखिरी लेट से मास है mn, ठीक है। मैंने लेट से इसके ऊपर 3 मास मान लिए, ऐसे n नंबर ऑफ मास होंगे, बट मैं लेट से 3 मास मान चुका हूं। और क्योंकि ये एक सर्कल है, सर्कल में आपको पता होता है कि जैसे कि अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट और वहां पे डिस्टेंस निकालो मैं, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर से पास हो रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। इसे मैं लेट्स कैपिटल आर बोला था। अब सेम डिस्टेंस ये भी तो होगा, बिकॉज सेम ही हिसाब है इसका भी, ये भी बाउंड्री पे है और ये सेंटर से डिस्टेंस ले रहा, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो अगर मैं मान लो कि अगर मैं इनर्शिया निकालता हूं तो मुझे हर एक का इनर्शिया निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको टोटल इनर्शिया मिलेगा या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। पहला मास है m1, साथ में है रेडियस r, उसका स्क्वायर करेंगे। दूसरा मास है m2, साथ में रेडियस है r, उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसे करते करते लास्ट मास है mn, साथ में रेडियस है r, उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। तो क्या बचा, m1 प्लस m2 प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, mn। अब m1 m2 mn यानी कि हर एक पार्टिकल के मास को जोड़ दिया है, मतलब क्या, एक रिंग है
और रिंग में हर एक पार्टिकल के मास को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंटायर मास ऑफ द रिंग। मुझे रिंग का ही मास मिल जाएगा ना। और मान लो ये पूरे रिंग का मास है कैपिटल एम, तो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है ये कैपिटल एम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और बस बचेगा साथ में आर स्क्वायर। तो आपको आई मिलेगा एम आर स्क्वायर, जो कि यहां पे लिखा। ठीक है, सो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क मतलब क्या, मतलब जैसे हमने अभी स्प्रिंग या रिंग देखा था तो बीच में हॉलो था ना, डिस्क क्या होगा, डिस्क हॉलो नहीं होगा, डिस्क पूरा पैक होगा, अंदर से पूरा पैक होगा। और अगर मैं यहां पे निकालता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो क्या आता है देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पार्ट बाय पार्ट समझो, क्यों किया कैसे किया। एट द एंड जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा आप समझ जाओगे कि अच्छा ये स्टेप क्यों किया है, ये स्टेप कहां से आपको तो मैं बता दूंगा, बट क्यों किया ये चीज आपको क्लियर होगी एट द एंड ऑफ द डेरिवेशन। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि आपका जो मास है ऑफ द डिस्क, मास मान लो m है। रेडियस ऑफ द डिस्क या जिस पॉइंट से वो रोटेट कर रहा है वो डिस्टेंस आपका है r, या रेडियस ही बोल लो r है। ठीक है, हम यहाँ पे निकालेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क, उसको हम सिग्मा बोलते हैं। 11th में था ये टॉपिक सरफेस डेंसिटी, और फॉर्मूला क्या होता था, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। मास ऑफ द डिस्क हमें पता है m है, और एरिया की बात करें एरिया मतलब एक तो ये डिस्क का जो शेप है वो क्या है, एक सर्कुलर शेप है। इसका एरिया होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वैसे आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। अब बट यहाँ पे रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस है कैपिटल आर, तो वो बस डाल देना है, यहाँ पे स्मॉल आर मत डालना, कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो कि एक पतली सी रिंग में मान लेता हूं इस डिस्क के बीच में, विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। एक पतली सी हम रिंग मान लेते हैं डिस्क के बीच में, जो शेडेड से आपको दिख रही है, ये एक रिंग मान लेता हूं। और आप देखो तो एक डिस्क बहुत छोटे छोटे रिंग से बनी है। छोटे से छोटे रिंग को लेके बड़े से बड़े रिंग को जोड़ने के बाद ये डिस्क बना होगा। देखो जैसे कि एक छोटी सी रिंग लेंगे मैं पहले, सबसे पहले उसका रेडियस एकदम जीरो ही होगा, फिर एक और बड़ी रिंग होगी, फिर एक और बड़ी रिंग होगी, फिर एक और बड़ी रिंग होगी। ऐसे करते करते रिंग को चिपका चिपका के, बड़ी बड़ी रिंग चिपका चिपका के मुझे एट द एंड ये पूरा का पूरा क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि डिस्क एक डिस्क नंबर ऑफ रिंग्स को जोड़ के बनी है। तो मैं पतली सी रिंग एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, एक मैं पतली सी रिंग एज्यूम कर लेता हूं, और ये जो रिंग है इसका मान लेते हैं मास है डीएम, काफी छोटी और पतली रिंग है, मास भी काफी कम होगा। और कोई भी जगह कम होती है तो उसके आगे आप डी लगा लोगे, डीएम। ठीक है, उसके बाद द विड्थ ऑफ दिस रिंग इज डी आर। इसका जो विड्थ है, ये विड्थ भी काफी कम है, मैंने बोला आपसे कि काफी पतली रिंग है ये, तो इसका जो विड्थ है ये भी काफी कम होगा, इसको आप क्या बोल लो, डी आर, which is so small that the entire ring can be considered to be of average radius r, जो कि बहुत छोटी है ना। अगर मैं रेडियस की बात करूं, देखो अभी यहाँ पे कैपिटल आर था रेडियस ओवरऑल डिस्क का, बट अगर मैं इसकी डिस्टेंस पूछूं आपसे फ्रॉम दी एक्सिस, तो ये इससे कम होगा, कैपिटल आर से कम होगा, लेट्स इसको स्मॉल आर बोल लो। और कंपेरेटिवली इसका जो विड्थ है उसका विड्थ तो और ही कम होगा इस स्मॉल आर से। तो बस कंपैरिजन किया जा रहा है और कुछ नहीं। अगर मैं एरिया ऑफ द रिंग की बात करूं तो ये निकालना थोड़ा सा इजी है, अगर विजुलाइज कर पाओ तो और आसान हो जाएगा। देखो अगर मैं इस रिंग को मान लो एक फ्लेक्सिबल रिंग है, इसको मैंने यहां से कट किया और इससे मैंने यहां पे ऐसे कुछ फैला दिए, मैंने यहां पे फैला दिए। अब जब मैंने फैला दिया इसको एक, और ये मुझे पतला से एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, मैंने आपसे बताया था कि इसकी जो लंबाई है वो तो चलो वो तो मैं बोल रहा हूं, अभी इसकी अगर मैं लंबाई इसकी मेरी बाउंड्री की बात करूं, इसकी जो बाउंड्री है विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, काटने के बाद वही इसकी लंबाई बनी, वही इसका लेंथ बना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, वही आज के टाइम पे इसका क्या बना है, लेंथ बना है। लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 पाई आर।
और जो विड्थ है, जो हमने क्या माना हुआ है, डी आर, वो आज के टाइम पे क्या है, वही है ब्रेथ के बराबर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर मुझे इस पतले से रिंग का निकालना है एरिया, जो कि एनालॉगस है विद दिस रेक्टेंगल, मैं सिंपली क्यों ना रेक्टेंगल का एरिया निकाल, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 2 पाई आर, और ब्रेथ क्या दिख रहा है आपको, डी आर। ठीक है, सो हमें ये मिल गया एरिया, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द रिंग, जो पतली सी रिंग की बात कर रहे हैं उसका एरिया 2 पाई आर डी एल। अब हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे सरफेस डेंसिटी का, बट इस बार हम रिंग का सरफेस डेंसिटी निकालेंगे। सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग, फॉर्मूला क्या होता है सरफेस डेंसिटी का, मास अपॉन एरिया। अच्छा, मुझे बताओ मास ऑफ दिस रिंग, रिंग का मास कितना है, हमने तो काफी छोटा सा मास माना था ना, क्या माना था, डीएम। और एरिया, एरिया तो हमने जस्ट निकाला, 2 पाई आर डी आर, तो आपको यही नहीं मिल जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन 2 पाई आर डी आर। ठीक है, यहां से आप डीएम निकाल लो बाय शिफ्टिंग दिस ऑन दिस साइड, सो आपको मिलेगा डीएम इज इक्वल टू 2 पाई आर, सिग्मा के साथ फिर मिलेगा आपको डीआर। ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे आगे, क्यों, क्योंकि देखिए अब मैंने पतले से रिंग का डीएम क्यों निकाला, डीएम क्यों निकाला, बिकॉज जब पतले से रिंग की बात करेंगे, और अगर मैं उसका निकालता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस रिंग का निकालता हूं अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। मुझे बताओ पतले से रिंग का मास क्या है, मास काफी छोटा है, डीएम है, और जो भी रेडियस है या जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, वो है आर, सो आर, सो आर इक्वल टू डीएम अपॉन आर स्क्वायर। बट डीएम को हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ वैल्यूज के साथ, जैसे हमने यहां पे वैल्यू निकाली डीएम की, 2 पाई सिग्मा आर डी आर, वो आप पुट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ डीएम। ठीक है, इन प्लेस ऑफ डीएम। सो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो सिंपली हम यहां पे कुछ ऐसे करेंगे कि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला एक रिंग का, जो आपको दिखाई देगी, मैं क्या करूंगा, छोटे से छोटे रिंग और बड़े से बड़े रिंग, इसके रेडियस भर तक के रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और जोड़ दूंगा। अब देखने में बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है कि इतने सारे रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा कैसे, और फिर ऐड भी करना है, तो इसी चीज के लिए बनी है इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब मान लो कैपिटल आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ओवरऑल डिस्क, और ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने एक निकाला यहां पे, एक मैं जो निकाल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। मेरे पास रिंग मौजूद है, सबसे छोटी कौन सी रिंग होनी चाहिए यहां पे, जीरो रेडियस की, किसकी, जीरो रेडियस की, एकदम ऐसे नहीं बनी रहेगी जिसका आपको रेडियस ही ना दिखा दे, एक डॉट दिखाई देगा, एक छोटी सी रिंग, इसका इसका रेडियस ही दिखाई ना दे आपको, इतनी छोटी सी। और सबसे बड़ी रिंग यहां पे कौन सी मौजूद होगी, ऑफ द रेडियस कैपिटल आर। सो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे इस रिंग का, तो लिमिट पुट करेंगे 0 टू कैपिटल आर, तो आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। सो हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल आर इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिमिट क्या पुट की है, 0 टू कैपिटल आर, और किसको इंटीग्रेट करेंगे, हम आई आर को इंटीग्रेट करेंगे। तो इज इक्वल टू 0 टू आर, आई आर के हमने क्या निकाले हुई है, डीएम आर स्क्वायर, पुट कर दिया डीएम आर स्क्वायर। अब इसके आगे क्या, डीएम आर स्क्वायर। सो डीएम की जो वैल्यू हमने निकाली हुई थी इसकी जस्ट पहले वाले स्लाइड में, वो क्या थे, 2 पाई सिग्मा आर डी एम, और साथ में बाहर है आर स्क्वायर। आप क्या करोगे, हम यहां पे देख पा रहे हैं कि डी किसके साथ मौजूद है, डी मौजूद है आर के साथ, मतलब यहां पे इंटीग्रेशन होगा आर के रिस्पेक्ट में। जब इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में होगा, सो आर के अलावा सब कुछ कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे देखिए डी आर के साथ आर दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आर, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ये सब के बारे में इंटीग्रेशन देखोगे आप। बट इसके अलावा जो दिख रहा है आपको 2 पाई सिग्मा, ये आर है क्या, नहीं, तो इनको आप ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करो, और कांस्टेंट के साथ क्या हाल होता है, इनको हम भेज देते हैं इंटीग्रल के बाहर, मतलब कि 2 पाई सिग्मा को हमने भेज दिया बाहर। अंडर द इंटीग्रेशन क्या बचेगा, बस देखो आर इंटू आर स्क्वायर क्या बचा, आर क्यूब, और साथ में क्या है, डी आर।
अब यहाँ बस क्या करना है, आर क्यूब को इंटीग्रेट करना है। अगर मैं आर क्यूब को इंटीग्रेट करता हूं, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक्स इज टू एन इंटू डी एक्स। अगर मैं एक्स को इंटीग्रेट करूंगा और एक्स की पावर कुछ है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, और वही चीज जो पावर अब न्यू बन रही है, यही बनेगा आपका डिनोमिनेटर। वैसे ही यहाँ पे x की बात कर रहा था, बट यहाँ पे क्या है, r है, और यहाँ पे पावर भी कितनी है, 3 है। तो आप जब इंटीग्रेशन करते हो आर क्यूब आर के रिस्पेक्ट में, सो क्या हो जाएगा, आर की पावर में 3 में 1 ऐड हो जाएगा, और वो 3 प्लस 1 ही हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, और ये क्या मिलेगा आपके आर की पावर में 4/4। ये इंटीग्रेशन। बट एक और चीज ध्यान देना है, हमें यहाँ पे लिमिट्स गिवन है। लिमिट्स मतलब क्या है, ये जो आपको लोअर वैल्यू दी है और अपर वैल्यू दी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसे बोलते हैं, इनको भी पुट करना पड़ेगा आपको। हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे डाला एक स्क्वायर ब्रैकेट, और निचली जो वैल्यू है 0 यहां लिखा, और ऊपर वाली वैल्यू कैपिटल आर यहां लिखा, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मुझे क्या करना है, आर एस टू 4/4, 0 to 4 वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, 0 to r वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये जो अपर लिमिट है, जो ऊपर वाली वैल्यू है आर, इसको आप आर की जगह पुट करोगे, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ना, आर के रिस्पेक्ट हो रहा था, तो आर के जगह पे ही मैं वैल्यू को पुट करूंगा, लिमिट्स को पुट करूंगा। सो कैपिटल आर को मैंने यहां पे पुट किया, तो आर इज टू 4 अपॉन में नीचे क्या है 4, फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद ही आपको पूरा का पूरा जो है एरिया मिलेगा, या उस एरिया के रिलेटेड जो भी चीज आप निकालना चाह रहे हो वो मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे निकालने वाले हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और नेक्स्ट वैल्यू है 0 इन द प्लेस ऑफ आर, तो 0 की पावर 4 होगी 0, 4, ये चीज तो 0 बन जाएगी। बस क्या बचेगा आपका, कैपिटल आर इज टू 4/4। तो मेरा जो इंटीग्रल, इतने इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो मैंने बताया आपको, आर इज टू 4/4। बट भूल मत जाना, बाहर 2 पाई सिग्मा भी था, कुड भी किया, उसको मत भूलना। ये तो वैल्यू आपकी इंटीग्रल की आई ना, इतने वैल्यू की आएगी, आर इज टू 4/4, और जो बाहर बची थी वो तो बची हुई है। अब सॉल्व कर लेंगे आगे। सो 2 और यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 1 सा, अच्छा थोड़ा सा और यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वैसे थोड़ा रुकना चाहिए हमें। हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे सिग्मा पुट कर सकते हैं। अब ये सिग्मा थोड़ा सा गैस करो, सिग्मा किसका होगा, हमने दो सिग्मा के बारे में सॉल्व किया, एक था डिस्क का और दूसरा था रिंग का, ये किसका होगा, ये पता करने के लिए आप आई को देखो, आई किसका है, आई था किसका, डिस्क का निकाल रहे हो ना आप, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सिग्मा भी किसका होगा, डिस्क का होगा। तो डिस्क का सिग्मा अगर है तो वो हमें निकालना होगा, डिस्क का सिग्मा कितना निकाला था हमने, कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो हम पुट कर सकते हैं सिग्मा की जगह पे कैपिटल एम, सिग्मा की जगह पे पुट कर दिया कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई एज इट इज, यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज। फिर 2 1 जा 2 2 जा, पाई एंड पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और यहाँ पे पावर 4 में कट गया और 2 ही बचेगा यहाँ पे। सो क्या क्या वैल्यू बच रही है, देखो ऊपर बच रहा है एम और आर स्क्वायर, और नीचे बस बच रहा है क्या, 2। सो 1/2 एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ठीक है, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, जा रहा है उसके सेंटर से। हमने जो रिंग की बात की थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, एम आर स्क्वायर, और डिस्क का कितना आ रहा है, हाफ एम आर स्क्वायर, मतलब इसका आधा। ठीक है, तो ये सब करके इसको याद भी रखना है आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या चीज है ये, मतलब मानो कि अगर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट जो अभी तक हमने एक रिजिड बॉडी की बात की थी, जिसमें हर जगह कुछ ना कुछ मास सिचुएटेड है, घूम रहा है। मान लो कि मैंने पूरे के पूरे रिजिड बॉडी को एज्यूम कर दिया एक पॉइंट मास, पूरा पूरा मास इस पॉइंट में सिचुएटेड है, और ये फिर घूम रहा है इसके आजू बाजू। तो जो रेडियस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके आप बोलोगे रेडियस ऑफ गायरेशन के, रेडियस ऑफ गायरेशन के, बस यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। और इन केस आपको अब निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन के हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भी करना कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसे आपका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, बट इस केस में रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो के पुट कर दोगे इंस्टेड ऑफ आर, तो ये बन जाएगा आपका एम के स्क्वायर। बस इतना ही है और कुछ नहीं।
के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, याद रखो। बाकी हम वही है, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि आप इसके हेल्प से, के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। दिख भी रहा है, कोई और खास बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी याद रखना है, सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे आ सकता है। लास्ट टॉपिक है आज का, न्यूमेरिकल, देख लो इसे ध्यान से। सो क्वेश्चन है हमारे पास कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो आपको इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम दिया है, जो रेडियस है वो दिया आपको कितना, 60 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग टू द सेंटर। हो गया, सेंटर से पास कर रहा है आपका जो भी एक्स ऑफ रोटेशन है, ये आपका डिस्क हो गया, सेंटर से पास हो रहा है एक्स ऑफ रोटेशन। फिर आपको इसका जो रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मास आपको गिवन है, आपको निकालना है यहाँ पे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है। सो बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क क्या निकाला हमने, डायरेक्ट किया फॉर्मूला, हाफ एम आर स्क्वायर, यही निकाला। फिर हाफ एम, एम कितना है यहाँ पे 10, और आर स्क्वायर, अच्छा ध्यान देना, ये आर की जो वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, ये एसआई में नहीं है, ये सीजस में, इसको मीटर में कर लो। कैसे कर सकते हैं मीटर में, बाय डिवाइडिंग बाय 100। तो कितना मिलेगा आपको, 0.6 मीटर। तो 0.6 आप पुट करोगे, 60 मत पुट कर देना, ऐसा में करने के बाद ये पुट करेंगे, उसका स्क्वायर होगा। सो यहाँ पे आगे सॉल्व करो, सो 1/2 इंटू 10 इंटू 0.6 का स्क्वायर कितना होगा, 0.36, और 2 वन जा, यहाँ पे आएगा 0.18, 0.18 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा, 1.8। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट पता करने के लिए आप इसके फॉर्मूले को देखो। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना है मास और आर स्क्वायर से, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ होता है एसआई में मीटर, और रेडियस का स्क्वायर है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो। सो ये हो गया आपका आंसर, 1.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क आया हुआ है 2022 में। ठीक है, तो एज ए एमसीक्यू ये आया होगा, तो ऐसे प्रिपेयर्ड आपको रहना है ऐसे क्वेश्चन के साथ। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, डेरिवेशन सारी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की, और उसके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस में सीटी में। इसलिए सारे के सारे एक्सप्रेशंस को आपको देखना पड़ेगा, इक्वेशन को देखना पड़ेगा, फॉर्मूले को देखने पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करो। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं भी काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा सीटी के, सो उसमें मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट रहे इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख के भेजो, समझ में आया तो वो भी आप थम्स अप कर सकते हो या बता सकते हो मुझे। कोई और चीज में आपको अगर जो है कोई अगर आपका एडवाइस रहे तो आप वो भी बोल सकते हो, मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे ठीक करने की। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और सपोर्ट करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।